बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम लोग ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था क्रोमोसोम एंड डीएनए का एम्प्लिकेट बायोलॉजी में। और इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने इनिशियली जो क्रोमोसोम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी हम लोगों ने अब तक यहाँ तक जो है वो पढ़ लिया था, रेप्लिकेशन तक। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा रिवाइज करता जाता हूँ। हम लोगों ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास थे। उसके बाद डिफरेंट स्पीशीज, उसके बाद हमारे पास जो है वो कैरियोटाइपिंग हमने देखी कि जी। और फिर क्रोमोसोम की आप कह सकते हैं फॉर्म्स देखी, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। ठीक हो गया। उसके बाद कंपोजिशन देखी क्रोमोसोम की। देन हमने स्टडी किया कि क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्या होता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स थी। उसके बाद हमने कॉइलिंग देखी कि जो क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन एंड डीएनए है ये किस तरह से अपने आप को अरेंज करता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमारे पास कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग एंड ऑल दैट होता है, और जिसके रिजल्ट में हमने इस तरह से स्ट्रक्चर देखा था, न्यूक्लियोसोम के बारे में देखा। फिर हमने रेप्लिकेशन हाइपोथेसिस देखे और प्रूव भी किया विद द हेल्प ऑफ मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट कि जी कौन सा मॉडल जो है वो ठीक है। हमने कहा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है। Then following semi-conservative model हमने replication mechanism का एक इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद replication mechanism हमने जो है वो पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो है जी सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आपको बस पूछा जाए कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है हमारे पास, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा हमारे पास डीएनए, यह देखिएगा डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है। ठीक है, यह मैसेंजर आरएनए बना, उस मैसेंजर आरएनए को भेजा जाता है इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां से क्या बनाई जा रही होती है, प्रोटीन क्या बनाई जा रही होती है। तो प्रोटीन का बनना, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि डीएनए से आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। दैट इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप लोगों से इंट्रोड्यूस में पूछा जा सकता है कि what would be the sequence of central dogma of molecular biology? We are correct. What would be the correct sequence of central dogma of molecular biology? इसको by the way central dogma of life भी जो है वो कह देते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमारे पास जो, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ, या इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। नो, अब हमारे पास डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो, अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, हमने लास्ट लेक्चर में रेप्लिकेशन पढ़ा था। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस में, यानी मैं इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज रेप्लिकेशन प्लस देयर इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, जबकि इन साइटोप्लाज्म देयर इज ट्रांसलेशन। सो प्रोटीन synthesis यानी जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, हाफ अकर इन द न्यूक्लियस, हाफ अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये आपने जो है वो याद रखना है। इसी तरह हमारे पास रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म कहाँ होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर वी नो दैट देयर इज नो काइंड ऑफ न्यूक्लियस, सो इफ देयर इज नो न्यूक्लियस, replication occur in the cytoplasm, transcription occur in the cytoplasm, translation even occur in the cytoplasm। ये याद रखना है, ये और ये लास्ट टाइम आ चुका है। बहुत आसान सा एमसीक्यू है, मगर अक्सर औकात क्या होता है कि माइंड से स्किप हो जाते हैं, और आसान एमसीक्यूज अक्सर औकात जो है वो स्किप हो जाते हैं। तो ये माइंड में रखना है आपने कि जो हमारे पास
रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, इन प्रोकैरियोट्स इट ओनली अकर इन द साइटोप्लाज्म, बट इफ वी टॉक अबाउट यूकैरियोट, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी, जबकि जो ट्रांसलेशन है दैट विल अकर इन द साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ आरएनए। ये ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का जो हमारा फर्स्ट फेज का सिलेबस था उसमें हमने पढ़ लिया था। वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ये हमें पता है। अब यहाँ पे इसको डिस्कस करने का पर्पस क्या है, बिकॉज याद देख लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन इज एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ, आप कह सकते हैं, आरएनए है। ठीक हो गया, और इसमें एक्चुअल में हम ले लेते हैं मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस है उसको, ऑल्दो राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस में हमारे पास क्या है, आप कह लें कि ट्रांसक्रिप्शन है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की, अच्छा इसको बताने से पहले मैं एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली अ सिंगल एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, जिसने मैसेंजर आरएनए भी बनाना होता है, राइबोसोमल आरएनए भी बनाना होता है, ट्रांसफर आरएनए भी बनाना होता है, याद रखना। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम आए, आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये 3 कैटेगरीज में एग्जिस्ट करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। नाउ जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, जो 2 है और जो 3 है, इसको याद रखना इस तरह से, ये जो 3 है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास 3 है, इसने बनाना होता है टीआरएनए। अब T फॉर 3, T फॉर टीआरएनए, ठीक है, ये याद रखिएगा इस तरह। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट वन है, अब आपको पता है कि जब इनिशियली होगी उसका मतलब है कि पहले जो शुरू वाले हमारे पास होते हैं राइबोसोमल आरएनए बनना चाहिए, तो इनिशियली हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनता है जो राइबोसोम में होता है, और जो जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 है, इसने क्या बनाना होता है, मैसेंजर आरएनए बनाना होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए टीआरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, यू शुड माइंड इन योर माइंड दैट इट अकर इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म इन केस ऑफ यूकैरियोट, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है। उसके अलावा मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस जो है वो अभी देखेंगे, राइबोसोमल आरएनए इज एग्जिस्टिंग इन द राइबोसोम that is involved in this translation, but if we talk about tRNA, so here is tRNA, I have taken this diagram from the book। यहाँ पे 3-4 चीजें आपको याद रखने वाली है। ये हमारे पास जो tRNA आपको नजर आ रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, याद रखना, RNA will always be single strand, ठीक है, जब हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होगा। अच्छा, अब कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, समझ आ गई, कुछ वायरसेस याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, या एनिमल्स के अंदर, तो कुछ वायरसेस के अंदर है जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, बट वी आर इग्नोरिंग दिस, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जी आरएनए विल बी ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड। अगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा, ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा, तो ये क्या चीज है फिर, एक्चुअल में ये देखो जरा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर मैं इसको ना यहाँ से अलग कर दूं ये वाले रीजन से, तो ये एक ऐसे फ्रेगमेंट बन जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सही। अब होता ये कि ये है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, याद रख लीजिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, ये आपस में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ये देखो यहाँ पे, ये इसको हम कहते हैं इंट्रा, आप कह सकते हैं इंट्रा बॉन्डिंग कर लें इसको, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल जो है ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें कि जो मैसेंजर आरएनए है ये आपस, ट्रांसफर आरएनए है, ये क्या करता है आपस में ही, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बाय द वे, ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्ड करके, यानी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके रीजन्स। ये रीजन हमारे पास जो नजर आ रहा है दैट इज राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, यानी राइबोसोम ने रिकॉग्नाइज करना होता है इसको। ये रीजन है एक्टिवेशन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, यहाँ से इसको एक्टिवेट किया जाता है। और ये हमारे पास एंजाइम होता है, एंजाइम की साइट होती है जहाँ पे इसने एक्चुअल में इस रीजन से अटैच होना होता है, ठीक है। उसके बाद ये है एंटीकोडॉन रीजन। ये क्या होता है, ये हम आगे जेनेटिक कोड का टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 20 डेज में आई है कि अमाइनो एसिड कौन से रीजन पे टीआरएनए के अटैच होता है, 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे। अच्छा 3 प्राइम पे क्या होता है, हाइड्रोजन आती है या हाइड्रोक्सिल होता है या कोई अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, याद रख लीजिएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो अमाइनो एसिड ने यहाँ पे आके अटैच होना होता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंपल एक टाइप्स ऑफ आरएनए के हवाले से और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है उस हवाले से याद रख लीजिएगा। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि 45 डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ टीआरएनए हमारे पास क्या है एग्जिस्ट करती है इन द साइटोप्लाज्म। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट अगर मूव करते हैं जीन प्रमोटर टर्मिनेटर, ये क्या होता है, ये चीज जो है वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट आई वांट टू रिवाइज इट सो दैट कि आप लोगों को ये चीज जो है वो माइंड में बैठ जाए। अच्छा आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी वाला जब चैप्टर पढ़ा था, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है इस तरह से, ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो आ गया। अच्छा अब इस तरह से हमारे पास क्या है कि रीजन जो है वो हमारे पास था, ठीक, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज रीजन हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जीन है, ठीक है, व्हाट इज जीन। ना मैंने आपको बताया जीन के जो ओरिजिनल रीजन था उसको हमने नाम दिया था अपस्ट्रीम, और जो ये रीजन था इसको हमने नाम दिया था डाउनस्ट्रीम, सही। अब ये डीएनए है, ठीक। अब हमारे पास जो ये जो अपस्ट्रीम रीजन है मैंने आपको बताया था कि जहां से जीन स्टार्ट होती है वी कॉल इट +1 इफ यू रिमेम्बर। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि जो जीन का अपस्ट्रीम रीजन है, अपस्ट्रीम रीजन के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि प्रमोटर रीजन जो है वो हमारे पास क्या होता है मौजूद होता है, ठीक हो गया। क्या होगा, प्रमोटर, प्रमोटर रीजन, ठीक हो गया। प्रमोटर रीजन के अंदर दो आप कह सकते हैं साइट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है हमारे पास, यहाँ पे मेरे ये हमारे पास है साइट्स। अब इनमें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास साइट है, ठीक है, और उस साइट को मैं कह देता हूँ हमारे पास माइनस आप कह सकते हैं 25, ठीक हो गया, एन माइनस, बल्कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट होगी और यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट होगी। अगर अगर मैं इस कलर को जो है प्रोकैरियोट्स के लूं, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो आपने याद रखना है हमारे पास कि इस +1 से अगर हम 10 न्यूक्लियोटाइड बिहाइंड मूव करें, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड, तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, जिस सीक्वेंस को हम कहेंगे TAT AA T। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का तरीका बताया था, TAT टाटा बॉक्स। इसी तरह अगर हम 35 न्यूक्लियोटाइड बिहाइंड मूव करेंगे तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगा वो मिलेगा TTGACA। ये सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। और इस सीक्वेंस को हम -10 -35 भी कहते हैं, वाई बिकॉज +1 से पीछे हमारे पास जो आ जाता है आपका रीजन, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि जी इतने 10 न्यूक्लियोटाइड आएंगे तो आपको ये सीक्वेंस मिलेगा, और अगर आप 35 न्यूक्लियोटाइड आएंगे बिहाइंड तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो मिलेगा। अच्छा अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, ठीक है, यूकैरियोट्स का क्या सिनेरियो है, तो यूकैरियोट्स के अंदर आप अगर हमारे पास जो है वो 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे आएंगे तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो मिलेगा, यानी आप 25 न्यूक्लियोटाइड बिहाइंड आना पड़ेगा। और अगर आप 75 बिहाइंड आएंगे, ठीक हो गया, तब आपको जो वो ये सीक्वेंस मिलेगा। तो प्रोकैरियोट में ये साइट डिफरेंट है, यूकैरियोट में ये हमारे पास साइट क्या है, डिफरेंट है, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो हमारे पास जो है याद रखना है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट रीजन, ये है हमारे पास प्रमोटर। उसके बाद जीन है, जीन के एंडिंग रीजन पे होता है टर्मिनेटर,
यानी जब जीन से मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है, जब जीन से मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम हमने कहा। तो अब जब हमारे पास, अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो साइड्स है इनका पर्पस क्या होता है एक्चुअल में। जो आरएनए, अभी हमने कहा कि जो आरएनए है उसको किसने बनाना होता है, आरएनए पॉलीमरेज ने बनाना होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए बनाना होता है, तो एक्चुअल में ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है, ठीक हो गया, उसे हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। यानी इस रिकॉग्निशन साइट ने इन रीजन्स पे बाइंड करना होता है। जैसे ही वो इन रीजन्स पे बाइंड करता है उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, अदरवाइज जब तक ये इस रीजन पे बाइंड नहीं करेगा, लैंड नहीं करेगा, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सही हो गया। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, अब क्या होगा हमारे पास के नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास होता ही है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास ये है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक याद रख लीजिएगा, एक प्रोटीन अटैच होती है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर, ठीक है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, जो सिग्मा फैक्टर है, यहाँ पे इसका रोल लिख देता हूँ। सिग्मा फैक्टर जो है इसका रोल क्या होता है कि करेक्ट हमारे पास आप कह सकते हैं बाइंडिंग of RNA polymerase to promoter region, ठीक है, वो जो साइट्स थी ये वाली, इन साइट्स के ऊपर बाइंड करना। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज आप कह सकते हैं सिग्मा फैक्टर उसको लेके आएगा, ठीक है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिएगा ये हमारे पास है, लेट्स सपोज, ठीक हो गया, और ये आ गया हमारे पास सेकंड, और इस रीजन के अंदर हमारे पास क्या है, जीन है, यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज हमने कहा था यहाँ से +1 है। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, अटैच करेगा, ठीक है, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा इस प्रमोटर रीजन पे, ये है प्रमोटर, इस प्रमोटर रीजन पे क्या कर देगा, अटैच कर देगा। जैसे ही अटैच करेगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे ये आया, उसके बाद हमारे पास जो है ये आ गया जी आरएनए पॉलीमरेज, और ये सिग्मा फैक्टर है इसके साथ। जैसे ही करेक्ट इनिशिएशन हो जाती है, ठीक है, जैसे ही करेक्ट इनिशिएशन हमारे पास हो जाएगी, याद रखना है आपने कि जो सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमूव। सिग्मा फैक्टर के रिमूव होने की जो हमारे पास है साइन है, इसका पर्पस क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए एक सेंस में, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास क्या है जी, एक्टिव हो जाए। तो हमने क्या कहा, ये आ गया, उसके बाद ये, उसके बाद हमारे पास जो है हमने कहा था कि जी ये रीजन हमारे पास जो है वो जीन का है, और उसके बाद यहाँ पे ये बाइंड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, और सिग्मा फैक्टर क्या हो गया हमारे पास यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कलर से, रिलीज सिग्मा फैक्टर, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ चीज, ठीक है, जो एंट्री टेस्ट में पूछते हैं, ठीक है, वैसे तो सारा कुछ ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा एक वर्ड है होलो एंजाइम, और फिर लिखा हुआ है कोर एंजाइम। याद रख लीजिएगा, जो होलो एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर collectively called as holoenzyme. When sigma factor remove, remaining structure is called as RNA polymerase. यानी आपसे पूछ सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज याद रखिएगा ये क्या करेगा, अगर सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच है, ये क्या है, होलो एंजाइम है। अगर सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है, अब क्या है, ये कोर एंजाइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये कोर एंजाइम क्या करेगा, फर्दर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करेगा। नो, ट्रांसक्रिप्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनिशिएशन, ये क्या थी हमारे पास, इनिशिएशन है, जिसके अंदर सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को एक स्पेसिफिक रीजन, प्रमोटर रीजन के अंदर क्या करना होता है, अटैच करना होता है, करेक्ट बाइंडिंग करानी होती है,
और उसके बाद इसमें रिमूव हो जाना होता है, यानी जो कोर एंजाइम है वो अटैच रहेगा, सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा, होलो एंजाइम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब ये डिसइंटीग्रेशन हुई, जो कोर एंजाइम है जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव फर्दर, और ये क्या करेगा कि जीन की आप कह सकते हैं सिंथेसिस जो है वो आप कह सकते हैं सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस जो है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है। ये इनिशियल स्टेप था, इसको हम कहते हैं इलोंगेशन। इसके बाद हमारे पास आएगी जिसको हम कहते हैं ये इनिशिएशन थी, उसके बाद हमारे पास जो है वो इलोंगेशन। मैं इसको यहाँ पे ही बता देता हूँ। इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि जो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास था, इसको मैं एक और एंगल से बनाता हूँ। अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो था आपका आरएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे कवर कर देता हूँ, मैं ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, याद रख लीजिएगा कि इसने, ठीक है, ये जो ब्लू कलर मैंने बनाया है आरएनए पॉलीमरेज, इसने पूरे के पूरे एंजाइम को, पूरे के पूरे जो डीएनए है उसको क्या करना है, कवर करना है, और उसके बाद उसको अनकॉइल करके, ठीक है, उसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको इसने क्या कर देना होता है, ब्रेक कर देना होता है। और क्या होगा, इन द रिजल्ट हमारे पास ये एक, इसको आपने पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो हमारे पास क्या होता है, बन जाता है। क्या बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा तो इसमें याद रख लीजिएगा कि हमारे पास ये 3 स्ट्रैंड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 स्ट्रैंड है। तो हमारे पास मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो, रेप्लिकेशन हो, ट्रांसलेशन हो, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब यहाँ पे 3 प्राइम ये वाला स्ट्रैंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास के, जो इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा 5 प्राइम टू इस तरफ, ऐसे, ठीक हो गया, 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन, ठीक। अब एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने लगा हूँ, जरा इसको गौर से देख लीजिएगा। हमारे पास ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, ठीक है, अक्सर इसमें स्टूडेंट अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। देखिएगा, ये जो रीजन है जिसका मैसेंजर आरएनए बन रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज मैसेंजर आरएनए। सो दिस जिसका मैसेंजर आरएनए बन रहा है, याद रख लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, जिसको देख के हम कॉपी कर रहे होते हैं। सो जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के क्या बना रहा होता है, मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है। अब इसके ऑपोजिट जो रीजन होता है, ये वाला, दैट रीजन इज कॉल्ड एज, या दैट फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक हो गया, दैट रीजन इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं, ये देखो जरा, इस जो रीजन टेम्पलेट का ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे ही होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इसका मतलब है ये जो मैसेंजर आरएनए बिल्कुल हूबहू किस जैसा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है। ये एंटीटेस्ट में पूछा जाता है कि ये बताएं भाई कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है वो हूबहू कह सकते हैं किस जैसा होता है, तो याद रखना वो किस जैसा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होगा। बाय द वे, कोडिंग स्ट्रैंड को हम जो है वो एक और नाम भी दे देते हैं, हम उसे कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, ठीक हो गया। जो दूसरा हमारे पास फ्रेगमेंट होता है, इसको हम कह देते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहां से आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कर दी। अब मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस है, ये हमारे पास क्या होती है, इलोंगेशन, ठीक हो गया। इलोंगेशन के बाद क्या होता है हमारे पास, ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा अनटिल आपको पता है, मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया है कि टर्मिनेशन होगी, टर्मिनेटेड। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस रीजन तक पहुंचता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा कि यहाँ से क्या होगा कि टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे हमारे पास होता है एक, ठीक है, टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा। टर्मिनेटर सीक्वेंस क्या करेगा, उस आरएनए पॉलीमरेज को डिसइंटीग्रेट कर देगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। किस तरह से, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो आप कह सकते हैं जो टर्मिनेटर रीजन होता है, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स है, ठीक है। इसके लिए एक चीज क्या होती है टर्मिनेटर के लिए, कि एक तो होता है जीसी
का आप कह सकते हैं रिपीटेड सीक्वेंस आना शुरू हो जाता है, फॉलोड बाय एटी। ठीक है, जीसी होगा उसके बाद एटी बेस पेयर जब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जीसी ने बनाना होता है हेयर पिन। ठीक, किस तरह से ये हेयर पिन क्या होता है मैं आगे आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय जीसी होगा, एटी होगा, उसके बाद फॉलोड बाय आप कह सकते हैं हमारे पास डीएनए के ऊपर ए सीक्वेंस होता है, बट ऑन मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या होगा, यू 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 सीक्वेंस होगा। ये 4 हमारे पास या मोर हमारे पास रीजन होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये सिग्नल होता है कि भाई अब टर्मिनेशन कर देनी है। ठीक, मैं इसको दोबारा आपको दिखाता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, अब आपको होपफुली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि हमारे पास जीन प्रमोटर टर्मिनेटर क्या है। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं। ये सिंपल मैंने आपको जो वहां पे पढ़ाया है ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, कि जिसके अंदर हमारे पास ये है आरएनए पॉलीमरेज, जिसने आके प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करना है। ये इनिशिएशन होनी है, इसने बाइंड करने के बाद इसको अनकॉइल करना है और उसके बाद सिंथेसिस कर देनी है। ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर ये हमारे पास जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर सिंथेसिस हो रही है। ठीक हो गया, इसके साथ अगर मैं ये कहूँ कि सिग्मा फैक्टर है, यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया। ठीक, रिलीज होने के बाद ये कंटिन्यूसली, और जैसे ही हमारे पास टर्मिनेशन आएगी, टर्मिनेशन यानी स्टॉप सीक्वेंस आएगा, तो ये क्या कर देगा, उस जो आप कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज है उसको क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। ठीक, दोबारा देखते हैं, ये देखिएगा जरा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये प्रमोटर है। प्रमोटर मैंने आपको क्या बताया कि प्रोकैरियोट के अंदर -10 -35, यूकैरियोट्स के अंदर -25 -75, और इसका सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया था, TAT और -75 का TTGACA। ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने बताया था टाटा, और इसको हमने कहा था गाका, GACA, डबल टी साकन कर दें। और उसके बाद अब जहां से जीन स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं यहां से जीन स्टार्ट होती है, तो दैट वुड बी +1। अब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, ये देखिएगा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड किया, और इसने बाइंड करने के बाद जो है इस रीजन से क्या कर दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव कर दिया है। अब ये क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट बन गया। ये हमारे पास लो रीजन क्या था, टेम्पलेट, जिसको हमने क्या कहा था, एंटी सेंस स्ट्रैंड, और इसका ऑपोजिट रीजन क्या था, कोडिंग स्ट्रैंड। सही। अच्छा, आगे देखते हैं, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यहाँ से सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर रिलीज होने के बाद ये देखिएगा आप जरा, रिकॉग्निशन, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या कर दी, सिंथेसिस स्टार्ट कर दी। अब ये कंटिन्यूस जो है हमारे पास क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाते रहेगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास है 5 to 3 डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। कंटिन्यूसली क्या होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा आगे। ये हमने कहा कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड को मैंने सेंस स्ट्रैंड का भी नाम दिया, और टेम्पलेट को एंटी सेंस का भी नाम दिया। अब यहाँ देखो जरा गौर से, ये है कोडिंग स्ट्रैंड लोअर बॉक्स में, ये है कोडिंग स्ट्रैंड, ये नीचे टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब क्या होगा, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। अब आरएनए मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में बन रहा है। तो होता क्या है कि टी का ऑपोजिट जो ए है, ए का ऑपोजिट अब टी नहीं लगेगा, यहाँ यू लगेगा। इसी तरह सी का ऑपोजिट जी है, टी का ऑपोजिट अगेन ये है, ए का ऑपोजिट अगेन यू लगेगा, बिकॉज आरएनए में टी की जगह पे यूरेसिल होता है। उसके बाद ए और आगे सो ऑन। अब इसको जो मैसेंजर आरएनए को इफ यू कंपेयर विद कोडिंग स्ट्रैंड, तो ए है, यू टी जी ए। उसके बाद सिर्फ डिफरेंस किस बात का है, मैसेंजर आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर, के कोडिंग के अंदर टी लगा हुआ है और मैसेंजर आरएनए के अंदर ए लगा हुआ है। बाकी इसकी मैक्सिमम आप कह सकते हैं सिमिलरिटी होती है किसके साथ, कोडिंग स्ट्रैंड के साथ, नॉट टेम्पलेट। टेम्पलेट का वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, समझ आ गई, टेम्पलेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट में आ जाता है। अब हमारे पास क्या होगा, ये कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद हमारे पास होनी है, इसको आप इसको याद में रखिएगा, ये आपके पर्पस के लिए नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए बनने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप पॉइंट होता है। ठीक है, कैसे होती है ये देखिएगा जरा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप सीक्वेंस पे, ठीक है, पहुंचता है, उस सूरत में क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए को रिलीज करता है, और मैसेंजर आरएनए हमारे पास एक ना इस तरह से एक पिन, हेयर पिन स्ट्रक्चर जो बनाता है। ठीक है, ये जो हेयर पिन जो है वो हम हेयर में पिन लगा रहे होते हैं, ये एक्चुअल में हेयर पिन
जो है वो स्ट्रक्चर है। नाउ आगे देखें जरा, यहाँ पे ये देखिएगा, ये वो सीक्वेंस है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखें ये है 5 प्राइम, ये हमारे पास है 3 प्राइम, ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, हेयर प्राइम। अब अगर आप देखेंगे ये जी सी सीक्वेंस जो है वहां है, और उसके बाद ये ए यू ए टी किसके ऊपर आता है, डीएनए के ऊपर, बट आरएनए के ऊपर क्या आएगा, ए यू आएगा, और उसके बाद फॉलोड बाई यू सीक्वेंस, ठीक है। यानी 4 और मोर सीक्वेंस हमारे पास बनते हैं। ये जो हेयर पिन बनता है ना, ये आप कह सकते हैं कि एक वॉल, एक दीवार के तौर पे एक्ट करता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज ने क्या कर जाना होता है, डिसइंटीग्रेट कर जाना होता है, रिमूव हो जाना होता है। ये आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं मिसाल के तौर पे। वो कहता है जी हमारे पास द नंबर ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब्ड। अब यहाँ देखें कितने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ट्रांसक्राइब्ड है, उसको आप कैलकुलेट करिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 7 होगा। फिर what level of RNA structure is represented by the hair pin। अब ये जो हेयर पिन है, मैंने आपको बताया था कि इंट्रा, ये क्या है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी हुई है, ठीक है ना। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी जब भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। डीएनए के अंदर क्या था, आप क्या करते थे भाई, ये देखो एक हमारे पास एक फ्रेगमेंट ले लेते हैं, ये इसके अंदर फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड डेवलप होता है, फिर आप दूसरा फ्रेगमेंट ले लेते हो, ठीक है, और इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही थी। जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी तो ये डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। सेम उसी तरह आरएनए के अंदर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह हमने पीछे टीआरएनए के अंदर देखा। मैसेंजर आरएनए के अंदर, अब याद रख लीजिएगा, टीआरएनए के अंदर हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। टीआरएनए के अंदर जो आपने स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमारे पास क्या था, ये देखिए, एक एंटीकोडिन रीजन बनता है, एक एक्टिवेशन एंजाइम के लिए साइट बनती है, एक राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट बनती है, और एक हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है आपका अमाइनो एसिड सीक्वेंस के लिए जगह 3 प्राइम पे। तो ये टीआरएनए के ऊपर भी बन गई। इसी तरह हमारे पास जो है वो जो मैसेंजर था, मैसेंजर आरएनए था, इसके ऊपर भी बन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू दिया हुआ है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज रिलीज्ड, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज रिलीज्ड ड्यू टू स्टेबल साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, नो, अनस्टेबल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, स्टेबल ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, अनस्टेबल यूरासिल न्यूक्लियोटाइड। याद रख लीजिएगा हमारे पास जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है, ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हम कहते हैं जो बना है ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में, ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इसको बाय द वे पॉली यू साइड भी कह देते हैं। ये रिलीज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टेबल साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। स्टेबल न्यूक्लियोटाइड अगर स्टेबल होगा तो फिर तो कैसे हमारे पास जो है वो, इसका मतलब है स्टेबल वाला तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है अनस्टेबल कोई ना कोई रीजन होगी, चीज होगी जिसकी वजह से वो रिमूव होता है। अब हमारे पास अनस्टेबल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड या अनस्टेबल यूरासिल न्यूक्लियोटाइड्स। याद रख लीजिएगा, अनस्टेबल जो यूरासिल न्यूक्लियोटाइड होता है, इनकी वजह से क्या होता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं। अब हमारे पास अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमने पढ़ा है ये हो रहा है प्रोकैरियोट्स के अंदर। आपको पता है ना कि प्रोकैरियोट्स हमारे पास और यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है ना, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ हो रहा था, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रहा था यहाँ तक, ठीक है। बाय द वे यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज, अगर मैं कहूँ कि जी तो मैसेंजर आरएनए कौन बना रहा होता है प्रोकैरियोट के अंदर, तो आपको पता है सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज। अगर मैं यहाँ पूछूं यूकैरियोट में कौन मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है, तो यू मस्ट हैव मेमोराइज पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा, कौन सा होना चाहिए, पॉलीमरेज 2 होगा। समझ आ गई, मैसेंजर आरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाएगा, ठीक। इसके अलावा गौर से सुनना, प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, वो कहाँ हो रही है, इन द साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट में कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस। अब होता ये है, जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास जब ये है न्यूक्लियस सेल और ये हमारे पास है न्यूक्लियस, जब डीएनए से बनाया जाता है ना मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए होता है प्री मैच्योर, ठीक हो गया, क्या होगा, प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए, मैच्योर नहीं होता, ठीक। अगर एज इट इज लेट्स सपोज ये चला जाए साइटोप्लाज्म के अंदर,
यहाँ पे पड़े होते हैं एंजाइम जिन्हें हम कहते हैं आरएनएजेस। आरएनएजेस क्या करते हैं, इस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, लिस्ट देता हूं मैं, डिस्ट्रॉय आरएनए। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, प्रोकैरियोट में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनता है, इसको राइबोसोम पकड़ लेते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग। ठीक हो गया। अब ये होती क्या है, ये नम्स में पूछी जाती है, एमडी कैट में जो है वो ये नहीं है, बट यू हैव टू मेमोराइज, आपको पता होना चाहिए। अब जो मैसेंजर आरएनए था, मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या होता है, ये प्रीमेच्योर होता है। अगर हम इस मैसेंजर आरएनए को लेना, इसको जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव टेकन दिस मैसेंजर आरएनए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है, मैं लिख देता हूँ, आपने नोट कर लीजिएगा। पहला काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ठीक है। नंबर 2, एडिशन ऑफ 7 मिथाइल GTP कैप एट 5 प्राइम। तीसरा क्या होता है, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 3 प्राइम। ये 3 मॉडिफिकेशंस होंगी। ठीक है, ये 3 हमारे पास जो है वो याद रख लीजिएगा, मॉडिफिकेशन जब तक नहीं होती है, याद रख लीजिएगा, तब तक आरएनए मैच्योर नहीं होता। अब इंट्रॉन्स क्या है, याद रखना, हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है, मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेंजर आरएनए बनाऊंगा आपको ये चीज समझाने के लिए। ये मेरे पास है, लेट्स सपोज मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए के अंदर मैं कहता हूँ कि जी ये रीजन हमारे पास, जिनको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक हो गया, ये मैं कहता हूँ ये है एक्सॉन। लेट्स सपोज एक्सॉन, इसको मैं नंबरिंग असाइन कर देता हूँ, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3। ठीक, और जो ब्लैक में है मैं कह देता हूँ दैट इज ये वाला, इन्हें मैं कह देता हूँ इंट्रॉन्स। ये क्या है जी, इंट्रॉन्स। ये भी क्या है, इंट्रॉन्स। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब होता ही है कि जो होती है ना इंट्रॉन्स, और जो होती है एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स ये नॉन कोडिंग रीजन होता है। ठीक है, नॉन कोडिंग, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। समझ आ गई इस बात की, यानी इसने आप कह सकते हैं इंटरप्ट करना होता है। अब एक्सॉन, एक्सॉन याद रख लीजिएगा, एक्सप्रेसिंग रीजन, यानी जिसने आगे प्रोटीन बनानी होती है, जिसके ऊपर असल सीक्वेंस होता है। आप इसको ई से याद रख लें, ई एक्सॉन है, ई फॉर एक्सप्रेसिंग यानी एक्सप्रेस करेगा, और आई इंट्रॉन है, ये नॉन कोडिंग है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैसेंजर आरएनए से हमने नॉन कोडिंग को क्या करना है, रिमूव करना है। किसको, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, और ये एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, इंट्रॉन 3, ये क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब इंट्रॉन जो है हमारे पास क्या होगी, रिमूव होगी, पीछे एक्सॉन रह गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि इसके जो 5 प्राइम रीजन है और 3 प्राइम रीजन है, यहाँ पे हमने ऐड करनी होती है एक कैप, जिसे हम कहते हैं 7 मिथाइल GTP। अच्छा याद रखना, ये 5 प्राइम, इसका जो एंड होता है, ये 5 प्राइम एंड के साथ जो जोड़ दिया जाता है, और 3 प्राइम के साथ ए ए ए ए ए ए इस तरह से ये आ जाती है। और ये किस में हो रहा है, याद रखनी है, ये यूकैरियोट्स में हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। अब यहाँ से एक और चीज भी हमें अंडरस्टैंड होती है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स नहीं होते। आप सिंपल कह लें कि उसमें सिर्फ एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, नो इन प्रोकैरियोट्स। ठीक हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि जैसे ही 7 मिथाइल, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास ये देखिएगा, ये आ गया E1, E2, E3, और इसके स्टार्ट में हमने क्या लगा दिया जी, 7 मिथाइल, ये लग गया जी कैप। और ये क्या है, 7 मिथाइल GTP। एंटीडेस में याद रखना है 5 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसे 5 to 5 डायरेक्शन में इसमें जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे पॉली ए टेल जो है वो
बन जाती है। ये जो बनता है ना मैसेंजर आरएनए, ये होता है जी मैच्योर मैसेंजर आरएनए। याद रखना क्या होगा, मैच्योर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैं आपको दोबारा ये की जाता हूँ, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये देखिएगा जरा, ये देखें, ये हमारे पास क्या है 5 प्राइम, उसके बाद 3 प्राइम है, उसमें क्या हुआ, ये इंट्रॉन्स थे, इंट्रॉन्स को उन्होंने रिमूव कर दिया, पीछे हमारे पास मैसेंजर आरएनए मैच्योर आ गया। ये देखिएगा जरा, मैंने एक छोटी सी एनिमेशन ऐड की ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए। ये प्रमोटर रीजन था, ये आरएनए पॉलीमरेज था। अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया, ठीक है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया। अब ये देखें क्या कर रहा है कि इस टेम्पलेट की क्या बना रहा है, मैसेंजर आरएनए बना रहा है। अब ये मैसेंजर आरएनए कंटिन्यू रहेगा और हमारे पास अनटिल यहाँ से क्या आएगा टर्मिनेशन। ये हमारे पास देखें प्रोट्रूडिंग आउट क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए निकल रहा है। और यहाँ पे टर्मिनेशन, जैसे टर्मिनेशन होगी ये क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है, अगर प्रोकैरियोट है तो डायरेक्ट राइबोसोम के पास, और अगर यूकैरियोट है तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग के बाद जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, हमारे पास फर्दर उसको राइबोसोम के साथ अटैच किया जाएगा। यहाँ देखें मैंने दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया भी, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म हो रही है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, इमीडिएटली राइबोसोम ने उनको कैप्चर किया और प्रोटीन बनानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे क्या है, डीएनए से प्री मैसेंजर आरएनए यानी प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए बना, जिससे प्रोसेसिंग हुई, मैसेंजर आरएनए बना मैच्योर वाला। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, राइबोसोम ने उसके साथ अटैच किया और ट्रांसलेशन कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनने के बाद हमारे पास किस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है, किस तरह से हमारे पास जो है, याद रख लीजिएगा कि जो आप कह सकते हैं मैकेनिज्म है ट्रांसलेशन का, ये परफॉर्म होता है। तो उसमें आपने याद रखना है कि आप कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा जरा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ देखें हमारे पास हमने कहा जी कि ये मैसेंजर आरएनए था। ठीक है, लेट्स सपोज मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर है क्या, एक तो कैप है ना यहाँ पे लगी हुई, लेट्स सपोज मैं इसको कैप कह देता हूँ। यहाँ पे पॉली ए टेल लगी हुई है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, सीक्वेंसेस होते हैं, और उन्हीं सब में से इस तरह से ए यू जी 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 सी, ठीक हो गया, सी सी जी यू यू यू, ठीक है, इस तरह से होता है। याद रख लेना हमारे पास क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यानी 3 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो है वो होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई फॉर अ अमाइनो एसिड। ठीक हो गया, ये क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे एक अमाइनो एसिड को। ठीक, और जो 4 हमारे पास जो थे, ए जो है हमारे पास, यू जी और सी था, ये 4 हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और इन 4 न्यूक्लियोटाइड ने, याद रखना है, हमारे पास 3 के कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होना होता है, अटैच होना होता है। साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और लाइक 4-2 कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, 2-2 के कॉम्बिनेशन लिए, या इसके रिजल्ट में 16 जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। अच्छा, अगर हम इसको 3-3 का कॉम्बिनेशन लें, अब 4-3 का मतलब क्या है कि 4 न्यूक्लियोटाइड है और 3-3 के हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। यहाँ पे अगर 2-2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हम 4⁻² कर देंगे, 3-3 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 4⁻³ कर देंगे। हमारे पास साइंटिस्ट थे, उसमें नेरनबर्ग था हमारे पास, ठीक है, लीडर था, एंड हर्बन खुराना था। इन्होंने क्या किया कि 3-3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन लिए, यानी AUG डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ इनको मिलाया, AUG को फिर ACG को, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली, और 4 × 4 × 4 = 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। और वो जो 64 कॉम्बिनेशन थे, उनके रिजल्ट में इन्होंने 20 अमाइनो एसिड भी प्रोड्यूस कर लिए। ठीक हो गया, आर्टिफिशियल। और जब इन्होंने फर्दर कंटिन्यू किया तो पता चला कि वाकई ही हमारे पास जो है वो क्या है कि ये जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने कहा था कि जी टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। ठीक है, हमने कहा था हमारे पास कि जी टीआरएनए के ऊपर ये 5 प्राइम रीजन है, 3 प्राइम रीजन के ऊपर इन अमाइनो एसिड ने अटैच होना होता है, डिफरेंट आप कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि साइंटिस्ट ने इन 64 के रिजल्ट में कि जी कौन सा सीक्वेंस
ठीक है, कौन सा सीक्वेंस, मैं इसको मैं बता देता हूँ। ये देखिएगा जरा, इन्होंने क्या किया कि जो 3 कॉम्बिनेशंस बनाए, किस तरह से बनाए वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये जरा गौर से देख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया जी, यू सी ए जी, ठीक, उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट लेटर, इसको कहा गया यू सी ए जी, ठीक है, इसको नाम दिया गया फर्स्ट लेटर का, सही। उसके बाद जो यहाँ पे आया ये फर्स्ट लेटर है, ठीक है हमारे पास। उसके बाद ऊपर रखा गया सेकंड लेटर को, सेकंड लेटर हमारे पास क्या होगा जी, यू, उसके बाद सेम पैटर्न याद रखना है, सी, उसके बाद ए है, उसके बाद जी है, ठीक। अब ये आ गया सेकंड लेटर, इसको क्या नाम दिया गया, सेकंड लेटर का, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया हमारे पास, सेकंड लेटर। उसके बाद ये जो वाली साइड थी, ठीक हो गया, ये वाला जो रीजन था, इस तरफ रखा गया थर्ड लेटर को, ठीक है, ये था थर्ड लेटर, सही। अच्छा, इसमें क्या किया गया हमारे पास कि कॉम्बिनेशन इस तरह से रखे गए कि इन सारों को एक एक दफा जो रखा गया, कैसे, यू ए सॉरी यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी। अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन कैसे, जरा गौर से देखना, यू पहला लेटर, दूसरा लेटर और इधर से पहला लेटर, तो ये क्या हो गया, यू यू यू, ओके। दूसरा यू पहला लेटर, सेकेंड लेटर और इधर से सेकेंड वन, यू यू सी, ये और इधर से ये। उसके बाद अगेन यू यू ए, यू यू ए, देन उसके बाद यू यू जी, देन आगे देखते हैं। अब ये क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे, यू, उसके बाद ये सेकेंड लेटर सी और इधर से पहला कौन सा है, सी, फिर क्या होगा, यू, उसके बाद सी और उसके बाद सी, देन यू, उसके बाद सी, देन ए, देन यू सी एंड जी। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखिए 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, तो ओवरऑल 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है। और ये फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह से हमारे पास जो है वो ये कॉम्बिनेशन क्रिएट किए गए थे, ठीक हो गया। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये ओवरऑल 64 कॉम्बिनेशन थे, और इनमें उन्होंने हर जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड थे, ट्रिपलेट थे, ठीक है, इनको क्या किया, टेस्ट किया, समझ आ गई, इसको क्या किया, इसको, और इसको बाय द वे नाम दिया गया जेनेटिक कोड का, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, जेनेटिक कोड का। और ये बताया गया कि जेनेटिक कोड हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल है। इसमें एंटीटेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है, वो आ जाती है हमारे पास कि जी ये AUG मेट लिखा हुआ है, ये इनिशियल कोडॉन होता है, याद रखना। जब भी प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, हमेशा पहला सीक्वेंस कौन सा होगा, AUG होगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जब पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ये सारा सीक्वेंस जो पढ़ते आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले इनिशियल जो साइट होगी ना मैसेंजर आरएनए बना, यहाँ पे कौन सा होगा बोला, AUG, पहला होना ही AUG है, ठीक हो गया। अब हमारे पास याद रखना कि इस AUG मैथ्यूनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करती है पहला। उसके बाद आपने याद रखना है 3 यहाँ पे दिए हुए, ये UAA, UAG और UGA 3 है, ये स्टॉप कोडॉन है, ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ये आपने याद रखना है। अब 64 में से मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, 64 जेनेटिक कोड में से 61 है जो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 3 अमीनो एसिड के लिए नो अमीनो एसिड, ये याद रख लेना है आपने, ठीक। और इनका काम क्या होता है कि ये ट्रांसलेशन के दौरान जब प्रोटीन सिंथेसिस चल रही होती है ना, तो उस सूरत में ये इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं कि जी अब स्टॉप हो जाए ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन हम आगे देखेंगे किस तरह से होती है और ये किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फिनाइल एलानिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, वेलिन है, थ्रियोनिन है, प्रोलिन है, स्ट्रीनिन है, एलानिन है। तो एक जो अमीनो एसिड है उसके लिए 2 कोड भी हैं, और 2 से ल्यूसीन है तो उसके लिए 2 3 4 5 6 कोड भी है, समझ आ गई इस बात की। तो 1 कोड, इसीलिए तो टोटल 20 अमीनो एसिड बने हैं, समझ आ गई। तो 1 कोड, ठीक है, may be for 1 अमीनो एसिड, बट इट इज नॉट, आप कह सकते हैं ऑल द टाइम,
ठीक है, इट इज नॉट ऑल द टाइम मोर देन वन, आप कह सकते हैं जो कोडॉन है, ठीक है, इनको हम कोडॉन भी कहेंगे, ठीक है, ये कोड्स है ना, तो ये कोडॉन्स है। मोर देन वन कोडॉन मे ऑल्सो बी फॉर, आप कह सकते हैं किसके लिए आ सकते हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड के लिए। ठीक हो गया, ये याद रखना है। अब ये यूनिवर्सल है, इसको क्या नाम दिया गया, यूनिवर्सल है। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है हमारे पास कि जो हमारे पास है ना, अब AGA, ठीक है, यहाँ पे AGA देखें कहाँ पे हमारे पास, AGA, ये हमारे पास जो है यहाँ A है, तो इस रीजन के अंदर होना चाहिए हमारे पास, ये देखिए ये AGA यहाँ पे है। अब AGA एक अमाइनो एसिड है जिसके लिए, जिसको हम कहते हैं आर्जिनिन, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है और ये एंटी टेस्ट में पूछा गया भी है और पूछा जाता भी है। तो AGA आर्जिनिन के लिए कोड करता है। आर्जिनिन बैक्टीरिया के अंदर भी AGA अगर होगा तो आर्जिनिन है, अगर ह्यूमन के अंदर होगा फिर भी वो आर्जिनिन ही होगा। यानी AGA अगर सीक्वेंस आता है ना, तो ये क्या कोड करता है, क्या कोड करेगा हमारे पास, आर्जिनिन कोड करेगा। अब हमारे पास एक डिस्टिंक्शन है, ये जरा वर्ड सुन लीजिएगा। वैसे तो यूनिवर्सल कोड है, प्लांट्स हो, एनिमल हो, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियाज हो, अदर स्पीशीज हो, ठीक है, उनके अंदर याद रख लीजिएगा यही यूनिवर्सल कोड जो है वो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मगर यहाँ पे ना एक और हमारे पास जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन है, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ये क्या करता है, जेनेटिक कोड को फॉलो नहीं करता। ठीक हो गया, कैसे, मिसाल के तौर पे हमने अभी पीछे पढ़ा है UAA, UAG, ठीक है, और UGA, ये तीन क्या है, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, UGA, UAA और UAG। ठीक हो गया, ये आपने याद रखने। अच्छा, जेनेटिक कोड में जो UGA है ये हमारे पास क्या है, स्टॉप कोडॉन है, समझ आ गई, किसके अंदर, नॉर्मल जेनेटिक कोड जो हमने पढ़ा। बट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यू जो GA है, UGA है, ये कोड करता है एक अमाइनो एसिड है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ठीक हो गया, इसी तरह हमारे पास AUA है, ठीक है, AUA है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कोड करता है एज मैथ्योनिन के लिए। ठीक हो गया, और यूकैरियोट्स के अंदर बाकी जो थे उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था, वो किसके लिए कोड करता है, मैथ्योनिन। ए मैथ्योनिन के लिए क्या है हमारे पास, AUG है, ठीक है, मैथ्योनिन के लिए जो कोड है वो क्या है, AUG है। जबकि AUA हमारे पास आप कह सकते हैं कि किसके लिए आएगा, आइसोल्यूसिन के लिए आएगा, आई थिंक सो। ये देखिए जरा, ये AUA, तो ये किसके लिए आ गया है, आइसोल्यूसिन। तो इसमें अगर हम बाकियों के अंदर बात करेंगे तो AUA कोड करता है किसके लिए, आइसोल्यूसिन के लिए। अब ये वैल्यूज ये जो दी हुई है ना, ये कोड कर रहा है, AUG ये कोड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कोड कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ये एंटीटेस्ट में पूछी जाती है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है, हमारे पास टॉप कोडॉन अदर स्पीशीज के अंदर क्या है, UAG, UGA और UAA है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्टॉप कोडॉन हमारे पास है, ठीक है, वो हमारे पास है AGA एंड AGG। ये आपने याद रखने हैं, समझ आ गई इस बात की। ठीक हो गया, और अगर हम बात करेंगे AGA एंड AGG, ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए कोड करते हैं, आर्जिनिन के लिए कोड करते हैं, ये हमने स्टार्ट में भी देखा। ठीक है, ये देखिए AGA एंड AGG, सही हो गया। एटलीस्ट जिनको मैंने यहाँ सर्कल कर दिया है ना, मैं आपको दोबारा सर्कल कर देता हूँ, इनके आपने सीक्वेंस जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि ये डिस्कशन में आ चुके हुए और ये पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ्योनिन, उसके बाद आर्जिनिन, उसके बाद स्टॉप कोडॉन, ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास जो है आइसोल्यूसिन, ठीक हो गया, और हमारे पास जो है दैट्स इट। ठीक है, बस ये वाले याद रख लें एटलीस्ट, ठीक है, जिससे आपको बताओ। ओके, इसके बाद ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक हो गया, तो मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। हमने जो है वो क्या स्टडी किया, हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा, जिसके अंदर हमने कहा जी DNA से RNA से प्रोटीन बन रही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ RNA देखी, फिर हमने
जीन प्रमोटर देखा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अरेंज हुआ होता है, यहाँ पे, ठीक हो गया, ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस आपस में क्लियर किया। उसके बाद हमने यूकैरियोट्स के अंदर कहा कि जी आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, और उसको फिर हमने डायग्रामेटिकली फर्दर उसको रिवाइज किया, ताकि ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपके माइंड में चीजें जो है वो रिवाइज हो जाए। फिर कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने एनिमेशन देखी ताकि ये चीज जो है वो माइंड में परमानेंटली जो है वो बैठ जाए। उसके बाद ये फर्दर डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको डिफरेंशिएशन शो कर दिया। और लास्ट में हमने जेनेटिक कोड जो है वो पढ़ा, और उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वेरिएशन थी वो भी हमने देखी।